तो दो तरह का हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे वेक्टर और एक स्केलर हुआ। स्केलर कहते हैं कि दे आर कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली। ये केवल मैग्नीट्यूड के थ्रू ही कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड है। जैसे एग्जांपल आप ले लो, इसका एग्जांपल हो गया डेंसिटी मानते हैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डिस्टेंस हो गया, है ना, स्पीड हो गया। तो ये आपको स्केलर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि बताओ रूम टेम्परेचर कितना है, आप बोले सर 27 डिग्री सेल्सियस, तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब इसके अलावा और हमें किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि इनको केवल मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, इनको डिस्क्राइब करने के लिए इनका डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल लेंगे, समझ में आएगा। तो दे आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। एंड उतना ही कंडीशन नहीं है, दे मस्ट फॉलो क्या, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सारा कंडीशन को अगर फॉलो करें तब जा करके इनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। क्योंकि बहुत सारे क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होंगे जिनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट को मैक्सिमम जगह स्केलर में भी डाला जाता है और कुछ लोग इसको टेंसर में भी डालते हैं, तो जैसा भी ठीक है, कोई मैटर ज़्यादा नहीं करता है। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत सिग्निफिकेंट एग्जांपल है, जो जिसका कोई डायरेक्शन होता नहीं है लेकिन वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है लेकिन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो दीज आर योर फ्यू एग्जाम्पल्स। वेक्टर में आपका एग्जाम्पल ले लो, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। तो ये सब आपके वेक्टर क्वांटिटीज में आते हैं। अब इसका थोड़ा सा समझो, व्हाट डू यू मीन बाई कि दे आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाई देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। दोनों की क्या जरूरत पड़ती है, व्हाट डज इट मीन। तो समझो, जैसे कुछ हम आपसे पूछे कि आपका घर यहाँ से कितना दूर है, कहाँ है, आप कहें कि सर मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो आप सोचो क्या मैं 2 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर भी चल जाएंगे तुम्हारा घर मिल जाएगा? नहीं, आपको बोलना होगा सर मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर ईस्ट है या वेस्ट है, जहाँ भी है। आपको डायरेक्शन देना होगा। आपका घर का जो लोकेशन है, इट इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी कि आप केवल ये बोल दो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर है तो हमें पता चल गया। नहीं, यू मस्ट गिव द डायरेक्शन, देन आई विल गेट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ योर हाउस। मीन्स कि पोजीशन इज वेक्टर क्वांटिटी। आपको बोला गया कि आपके 2 मित्र बराबर फोर्स से आपको खींच रहे हैं, आप और वो काफ़ी बढ़िया रहे हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, आप मूव करोगे या नहीं? आपका आंसर क्या होगा? आपके 2 मित्र हैं, आपको 100 न्यूटन से दोनों खींच रहे हैं। जब मान लो 500 न्यूटन से आपको खींचा जा रहा है, आप मूव करोगे या नहीं? सोच के बताओ। आप कहोगे इंटेलिजेंटली कि सर किधर लगा रहे हैं फोर्स। अगर दोनों ऐसे लगा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात हम खींच आ जाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है। लेकिन दोनों ऐसे खींचते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो भले पकड़ी कवर जाएगा लेकिन मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब कि इफेक्ट ऑफ फोर्स विल डिपेंड नॉट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। हम क्वांटिटी सेम है 100 न्यूटन, लेकिन अपोजिट लगा रहा है, देयर इज नो इफेक्ट। सामने में दोनों लगा दिया, आई विल बी मूविंग, रिस्ट से हमने मोशन में लेता है। मीन्स व्हाट, इट डजेंट मैटर कि हाउ मच ओनली फोर्स इज एक्टिंग, रेदर इन व्हाट डायरेक्शन इट इज एक्टिंग, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द इफेक्ट ऑफ इट। मीन्स व्हाट,
आप फोर्स को केवल ये बोल दो कि 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है या 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये मैटर नहीं करता है। ये इट्स नॉट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, रेदर वी मस्ट गिव कि इन व्हाट डायरेक्शन इट इज एक्टिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस चलते ये कह सकते हो कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर हुआ कुछ कि व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? हाँ, चलो इरेज कर दूँ। अब बात करते हैं कि वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो। तो पहला तो हुआ कि अगर कोई वेक्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है तो वो कैसे होगा, जैसे फोर्स हमें रिप्रेजेंट करना है तो एफ के ऊपर हम लोग एरो देते हैं, मतलब कि ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान देना, एरो एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है, बट ये बता रहा है कि इस फोर्स की कुछ डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, उस पर एरो दे देंगे। पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी आर से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर एरो दे देंगे। तो दिस इज योर फिजिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ज्योमेट्रिकली हम लोग इसको एक एरो देकर के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेट होना चाहिए एरो। ये इसको हम लोग कहते हैं हेड और इसको कहते हैं टेल। और ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एरो सिग्निफाइज मैग्नीट्यूड एंड ऑफ कोर्स इट्स अ रिलेटिव टर्म। ऐसा नहीं कि अगर 1 किलोमीटर हमें डिस्प्लेसमेंट है तो 1 किलोमीटर का एरो दे देंगे, लेकिन हाँ अगर ये 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है तो 500 मीटर ये होना चाहिए। नहीं, रिलेटिव टर्म है, इससे थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा एटलीस्ट। एग्जैक्ट अगर हाफ हो तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट इससे छोटा रखेंगे। अगर 1 किलोमीटर है ये, मतलब 1000 मीटर, आर इक्वल टू, तो इसको हम लोग आर इक्वल टू ये R1 कर देता हूँ, तो ये R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको 500 मीटर लिखा जा सकता है या 400 मीटर लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये डायरेक्शन हुआ। तो ध्यान देना, जब ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हो तो इट गिव्स यू एक्चुअल डायरेक्शन। मतलब कि एक वेक्टर है कुछ भी, अब मान लो फोर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया, तो एक फोर्स वेक्टर है जिसका डायरेक्शन ये है। अब उसका डायरेक्शन हम लोग हॉरिजेंटल से वर्टिकल से कुछ बता सकते हैं कि इट इज़ डायरेक्टेड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल और 60 डिग्री विद वर्टिकल और वॉट एवर इट में बी, अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल और अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा, ठीक है। तो इसका, इस एरो का जो एक्चुअल डायरेक्शन होगा उसको हम लोग यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो दिस इज योर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो माइंड में रखना, लेंथ ऑफ एरो सिग्निफाइज मैग्नीट्यूड इन ए रिलेटिव मैनर, ये ना। ठीक है, इरेज कर दूं। टाइप्स लिख लो, कितने टाइप हैं वेक्टर के। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, हम लोग कुछ ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहला आप आ जाओ पैरेलल वेक्टर, मतलब जैसा टर्म वैसा मीनिंग। दो वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम हो जा रहा है देन दे विल बी कॉल्ड पैरेलल वेक्टर। तो टू वेक्टर शॉर्टकट में हम लिखेंगे डायरेक्टेड इन सेम डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका पैरेलल वेक्टर। जैसे एग्जांपल ले लो, ये दोनों क्या हैं, अगर ये A मान लूँ और ये B है तो कह सकते हैं A एंड B आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो सिमिलरली एंटी पैरेलल वेक्टर आप खुद से लिख लोगे। क्या होगा एंटी पैरेलल वेक्टर बताओ? टू वेक्टर्स डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। टू वेक्टर्स अपोजिटली डायरेक्टेड। तो ये हो गया आपका लाइक दिस।
ये ए है और यहाँ पर बी है, तो ये क्या हो जाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। यहाँ थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और यहाँ पर थीटा कितना हो गया, इनके बीच में एंगल, पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तीसरा आ जाओ, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर मतलब कि उनका ओरिजिन पॉइंट सेम होगा, टेल उनका एक साथ होगा। सो दे आर, यहाँ पर ए और बी जो है आपका को इनिशियल वेक्टर। हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, तो ये होगा आपका को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, इरेज कर दो ऊपर से। फोर्थ लिख लो। ध्यान देना, जब भी एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इट इज़ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द को इनिशियल वेक्टर। दो वेक्टर में को हम लोग ऐसा अरेंज करते हैं कि दे बिकम को इनिशियल वेक्टर, उस समय उनके बीच में जो स्मॉलर एंगल होगा दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, तो लिख लोगे अ स्मॉलर एंगल बिटवीन को इनिशियल वेक्टर्स बिटवीन टू को इनिशियल, क्योंकि टू से ज़्यादा भी हो सकता है, टू को इनिशियल वेक्टर इज कॉल्ड एंगल बिटवीन वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर ये थीटा है आपका एंगल, क्योंकि एक बड़ा वाला भी आ रहा है उसको हम लोग नहीं बोलेंगे, थीटा को बोलेंगे। ठीक है, फोर्थ लिख लो इक्वल वेक्टर, तो ये पैरेलल वेक्टर का भाई है कह सकते हो। टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड रिप्रेजेंटिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, same magnitude and representing same physical quantity। जैसे दोनों का मान लो लेंथ सेम है, डायरेक्शन सेम है, मान लीजिए ए है ये बी है, तो यहाँ अगर लेंथ दोनों का सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो एक हम लोग समराइज करके इन सबको लिख सकते हैं कि ध्यान दो, स्टार पॉइंट है आपका, इफ ए इक्वल टू कुछ लैम्डा बी है, फिर लैम्डा इज सम नंबर। तो ध्यान देना, अगर लैम्डा आपको पॉजिटिव केवल है बस, बट नॉट इक्वल टू 1, तो हम लोग कह सकते हैं क्या पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अगर लैम्डा इज लेस देन 0 है देन विल कॉल इट एंटी पैरेलल। और वही अगर लैम्डा इक्वल टू 1 है तब क्या कहेंगे, अगर ये वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या कहेंगे इक्वल वेक्टर। आई बात समझ में। सिमिलरली कोप्लेनर वेक्टर किसको कहेंगे, बहुत टर्म से क्लियर है कि नंबर ऑफ वेक्टर्स लाइंग इन द सेम प्लेन। ठीक है,
दे विल बी कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। ध्यान देना ये स्पेशल केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ 3 vectors are coplanar then a plus lambda b plus a प्लस एक सेकेंड में चालू किया क्या, हाँ, a प्लस अल्फा बी प्लस बीटा सी इक्वल टू 0। अगर ऐसा कोई वेक्टर हो पाता है तो जान जाओ कि दे मस्ट बी कोप्लेनर। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ेंगे तब हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर टाइमिंग आप यहाँ पर आइडिया के लिए लिख सकते हो, ठीक है। अगला आ जाओ, हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर, या इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर। या इसको हम लोग स्यूडो वेक्टर भी कहते हैं। तो ये क्या है कि वेक्टर्स डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। तो रोटेशन चैप्टर में बहुत सारा आएगा, जैसे एंगुलर मोमेंटम, मोशन हो रहा है प्लेन में और उसका डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू प्लेन। टॉर्क बात होगा तो टॉर्क का इफेक्ट होगा प्लेन में और उसका डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो इस चलते उनको हम लोग कहते हैं पोलर वेक्टर्स, ठीक है, या एक्सियल वेक्टर या स्यूडो वेक्टर कहते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी हो गया, ये सब आपका पोलर वेक्टर में आ जाएगा या एक्सियल वेक्टर में। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है यूनिट वेक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग कहते हैं पहला पॉइंट, इट इज अ वेक्टर हैविंग 1 यूनिट मैग्नीट्यूड। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, 1 यूनिट। तो इसका यूज क्या है, तो कहते हैं इट इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल लोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय गिविंग एरो, और कैप कहते हैं उसको, कैप ऑन हेड। एग्जाम्पल जैसे यूनिट वेक्टर एलोंग ए निकालना है, वेक्टर ए कोई ए, मान लो एक्सेलरेशन ही है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसको ए कैप से डिनोट करेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन उसको डिनोट कैसे करेंगे, ए कैप से। अगर यूनिट वेक्टर एलोंग फोर्स तो हम लोग क्या लिख देंगे, एफ कैप। ये कैप हम लोग दे देते हैं, ठीक है। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज़ नो फिजिकल यूनिट एंड डायमेंशन। इसका कोई भी फिजिकल यूनिट या डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, अगर यूनिट वेक्टर पता है और इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एज वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड हमें रिप्रेजेंट करना है तो एरो को गायब करके हम लोग दिखाते हैं, या तो एरो के साथ लिखना चाहते हो तो मॉड के अंदर डाल दो, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ठीक है।
तो एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज any vector is represented as follows। कैसे? अगर a वेक्टर दिखाना है तो हमने क्या बोला कि a वेक्टर में क्या क्या है बताओ। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड कितना है a और डायरेक्शन क्या है a कैप। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स का हमें वेक्टर दिखाना है तो F इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू F कैप। क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट। आपको पोजीशन वेक्टर दिखाना है, R इक्वल टू क्या लिखेंगे, पोजीशन की मैग्नीट्यूड, सेंटर से आप कह सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसका डिस्टेंस कितना है और उसका डायरेक्शन क्या है, R इंटू आर कैप। ठीक है, तो आर कैप यहाँ पर क्या है, ए कैप हुआ या एफ कैप हुआ या आर कैप, उसका क्या मीनिंग हुआ, डायरेक्शन, वो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, लिख लिए। एक वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है क्या कि व्हेन ए वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड, नहीं चले हम लोग बोलते हैं कि किसी भी वेक्टर को आप उसके पैरेलली डिस्प्लेस करोगे तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। ठीक है, इफ एनी वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, इट रिमेन अनचेंज्ड। ये वेक्टर अनचेंज रहेगा, चेंज नहीं करेगा। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल इस वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर दिए, ध्यान दो, पैरेलली शिफ्ट करके इसको यहाँ पहुँचा दिए, तो हमने न तो मैग्नीट्यूड चेंज, ध्यान दो वेक्टर में क्या क्या चीज़ होता है थोड़ा सा बताओ। एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन। भाई इसका लेंथ मैंने सेम रखा और डायरेक्शन भी सेम रखा, तो जो वेक्टर ये था वही वेक्टर वहाँ भी हो गया। नहीं, हमने बस केवल पैरेलली उसको शिफ्ट कर दिया। कुछ बात समझ आ रही है? तो आप वेक्टर ए को यहाँ पर लिखो या यहाँ पर लिखो, दोनों बात बराबर है ना। तो वी कैन शिफ्ट एनी वेक्टर पैरेलली। क्यों? क्योंकि जब एंगल बिटवीन वेक्टर्स आपको पूछा जाएगा तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को इनिशियल वेक्टर बना करके ही दिया जाएगा। हमें कोई ज़रूरी नहीं कि को इनिशियल वेक्टर को बना करके ही दे, आपको बनाना पड़ सकता है। जैसे क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द एंगल बिटवीन आपको एक वेक्टर दिया हुआ है लाइक दिस, जो कि वर्टिकल से 20 डिग्री बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। दूसरा वेक्टर है जो कि यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब देख लो, अब बोल रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना होगा, हमें इनको कोई इनिशियल वेक्टर पहले बनाना होगा। अभी वेक्टर ऐसे था तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेकर के आएंगे, पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, तो क्या होगा, ये ए को हमने पैरेलली शिफ्ट कर दिया, देखो जैसे वो था वैसे पैरेलली शिफ्ट कर दिया, लेंथ भी सेम रखा। अब ये हो गया कोई इनिशियल वेक्टर। अब वर्टिकल के साथ एंगल कितना दिया हुआ है, 20 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, और इधर कितना था, 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन देम इज हाउ मच, थीटा इज 70 + 30 विच इज, दिस इज योर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आई बात समझ में? 70 कैसे आया, वर्टिकल से एंगल 20 दिया हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल से कितना होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में टोटल एंगल कितना होता है, 90। तो 20 + कितना इज इक्वल टू 90। मान लो कि ये हम फिलहाल के लिए अल्फ़ा इसको मान लेते हैं, तो कहेंगे ना कि अल्फ़ा + 20 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो
तो देख लो अल्फ़ा कितना आया 70 डिग्री। हमारा थीटा इज नथिंग बट अल्फ़ा प्लस 30 विच इज नथिंग बट ठीक है, क्लियर हुआ? चलो